हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, यानी डेवलपमेंट का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट से ही मतलब होता है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित ही होता है। तो एक व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से वो डेवलप कहलाए, या अगर देश के बारे में बात करें तो देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि एक देश डेवलप हो सकता है। तो अगर देखिए हम एक पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में तो जानेंगे कि अगर एक व्यक्ति के अंदर अगर वो मेंटली ठीक है, अगर वो मेंटली अच्छा है, अगर उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो फिजिकली अच्छा है, अगर वो सोशली अच्छा है, सामाजिक रूप से अच्छा है, अगर वो शारीरिक रूप से अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा है, या इमोशनली भावात्मक रूप से अच्छा है, या वो स्पिरिचुअलिटी के रूप से अच्छा है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट है वो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है, अगर वो उसे फुल सेटिस्फेक्शन है अपने जीवन में, तो वो होता है डेवलपमेंट। यानी इसमें से अगर जरा भी कोई कमी होती है तो वो व्यक्ति डेवलप नहीं होगा, यानी उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसा ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के पीछे उसके अलग अलग गोल्स होते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है, और उस गोल के अनुसार ही उस व्यक्ति का डेवलपमेंट निश्चित होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे रिक्शा पुलर, एक रिक्शा खींचने वाला, उसका डेवलपमेंट क्या होगा। एक अमीर फार्मर, एक अमीर किसान, उसका डेवलपमेंट क्या होगा। और दूसरी तरफ एक लैंडलेस लेबर, एक गरीब मजदूर जिसके पास खेत नहीं है, जो दूसरे के खेतों में काम करता है, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। और एक लड़की जो घर में रहती है, जिसकी तुलना अगर उसके भाई से करें, उसके भाई की तुलना में उस लड़की के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो डेवलपमेंट कहाँ जाता है, हम डेवलपमेंट को किस रूप में डिफाइन करेंगे। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। एक रिक्शा चलाने वाले का डेवलपमेंट क्या हो सकता है, एक लैंडलेस लेबर का, एक बिना जमीन का जो फार्मर है, उसका डेवलपमेंट क्या हो सकता है। अगर एक रिक्शा पुलर एक दिन में 200 रुपए का वेज कमाता है, उसका भविष्य का सोच क्या हो सकता है कि वो 300 रुपए 400 रुपए पर डे कमाए ताकि वो अपने घर का खर्चा बढ़ा सके, वो अपने दवाओं में ज्यादा पैसा लगा सके, अपने बच्चे को किसी छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा सके जहां पर सब कुछ फ्री मिलता है। एक लैंडलेस लेबर को अगर थोड़ी सी आमदनी बढ़ा दी जाए, कहीं वो ज्यादा काम करने लगे, तो उसकी अगर आमदनी 200-400 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका डेवलपमेंट उतना ही में ही होता है, वो उतना में ही अपना सारा सपना सजोता है। अगर एक दिन में वो दाल चावल खाता है तो हो सकता है कि 100 रुपए बढ़ जाने से दाल चावल के साथ उसे सब्जी खानी पड़े, सब्जी मिल जाए, या थोड़ा सा आराम करे, वो थोड़ा कुछ और मिठाई खा सकता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं किसी बड़े अमीर आदमी का सोच, किसी बड़े अमीर आदमी का डेवलपमेंट। अगर एक बड़े फार्मर्स की बात करेगा, अगर एक बहुत बड़ा फार्मर है, किसान है, तो वो क्या सोचेगा कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा बिके, उसकी आमदनी ज्यादा हो, वो ज्यादा से ज्यादा लेबरों को अपने खेतों में काम कराए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ताकि उसके भविष्य में और भी खेत खरीद सके, और भी जमीनें खरीद सके, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। वैसा ही एक गरीब लेबर और एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अमीर उद्योगपति के बीच तुलना की जा सकती है। एक गरीब लेबर जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के कंपनी में काम करता है, अगर वो 10,000 महीने कमाता है, तो उसे अगर 15,000 की आशा है, तो 5,000 अगर एक्स्ट्रा मिलता है उसे, उस 5,000 में वो क्या क्या कर लेगा, उसका डेवलपमेंट उतना ही सीमित है। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी उद्योगपति के बारे में बात करें, अगर उसकी आमदनी एक महीने की 10 करोड़ रुपए है, तो वो अगर 15 करोड़ रुपए की बारे में सोचता है, तो उसमें वो बहुत कुछ सोचेगा, उसमें वो एक्स्ट्रा जमीनें लेगा, एक्स्ट्रा वो
फिर कंपनी बिठाएगा, एक्स्ट्रा गाड़ी खरीदेगा, अपने पूरे फैमिली को टूर पे ले जाएगा, विदेशों में घुमाएगा। ये उसकी सोच होगी, ये उसका डेवलपमेंट होगा। यानी जो जिस लेवल में है उसका डेवलपमेंट वहीं तक तय है। एक 5,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, एक 50,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और एक 50 लाख कमाने वाला व्यक्ति, इन तीनों के डेवलपमेंट में अंतर हो जाता है। चाहे वो छोटा सा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, एक गरीब मजदूर हो या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इन सब के बीच का जो डेवलपमेंट है वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अब एक लड़की की बात करें, अपने समाज में बहुत हद तक, ऐसा तो पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे समाज है अपने देश में जहां पर लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लड़कियों को कम चीजें मिलती हैं, कम व्यवस्थाएं मिलती हैं। या अगर एक घर में लड़का लड़की दोनों हैं, अगर वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है माँ बाप को, तो वो सबसे पहले लड़का को महत्व देंगे और उसे कहीं बाहर पढ़ाएंगे या किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। बाकी जो लड़की होगी उसे गांव के सरकारी स्कूल में भेजेंगे जहां पर फीस नहीं लगता, जहां पर दोपहर में खाना भी मिलता है। तो वहां पर जो लड़की का डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट नहीं है, और लड़की खोजेगी कि उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि उसे भी उसके भाई के जैसा सारी अपॉर्चुनिटी मिले, उसके भाई के जैसा सारी चीजें मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, तो उसका डेवलपमेंट आगे होगा। ये है हमारे डेवलपमेंट की सोच, और इसके माध्यम से हम डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। हमारे पास सिर्फ इनकम होना ही हमारा सारा गोल नहीं हो गया, हमारा पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो गया। यहां पर मैंने बताया आपको पहले ही कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। सिर्फ इनकम ही हमें पूरा संतुष्टि नहीं देता, इनकम के अलावा भी अलग गोल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम के साथ क्या क्या आता है, सबसे पहले जानेंगे कि इनकम में मनी आता है। हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और उन पैसों से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं, जिसे हम मटेरियल्स बोलते हैं। यानी पैसों से हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जाती, जिन्हें हम नॉन मटेरियल्स चीजें कहते हैं। नॉन मटेरियल्स चीजें में क्या आती हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ये सारी चीजें जो होती हैं वो व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल ट्रीटमेंट समाज में, अगर हम अपने समाज में देखें, आज के समाज में देखें, इंडियन समाज में देखें, तो क्या हम देखते हैं कि सभी समाज के हर व्यक्ति का जो सम्मान है, ट्रीटमेंट है, वो इक्वल है? क्या जात पात के भेदभाव नहीं है? क्या धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं है? क्या लोग जात पात के नाम पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, या धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं कर रहे हैं? तो कहां से ये डेवलपमेंट हो गया? एक व्यक्ति को जहां पर लोअर कास्ट के माध्यम से उसे छोटा समझा जाता है और बड़े कास्ट के नाम पर उसे बड़ा समझा जाता है। इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होता है, किसी को बैठने के लिए चेयर दिया जाता है, किसी को नीचे बैठाया जाता है। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट तब होगा जब एक लोअर कास्ट का व्यक्ति भी एक अमीर कास्ट के साथ बैठ सकता है, या दूसरे रूप में कहें फ्रीडम, सभी को समान फ्रीडम नहीं है, सभी को समान सिक्योरिटी नहीं है, सभी को समाज में एक समान रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वहां डेवलपमेंट की कमी है। एजुकेशन, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में अब हम जैसे एक व्यक्ति का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो वैसे तो नेशनल डेवलपमेंट भी होता होगा। नेशनल डेवलपमेंट के मामले में बहुत से लोगों की अलग अलग सोचें हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है? अगर हम ऐसे डीपली देखें तो उसमें सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का सामाजिक कल्याण हो, यानी देश में रहने वाले सभी व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, उनसे उनके पास कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन, देश में पूर्ण और अच्छी एजुकेशन हो जो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए पानी की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, रोड्स की व्यवस्था हो, और अच्छी इंडस्ट्रीज हो। तो इंडस्ट्रीज अगर अच्छी हो तो देश डेवलप्ड होता है। वो नेशनल डेवलपमेंट उसी के आधार पर निर्भर होता है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं
जिसके आधार पर नेशनल डेवलपमेंट को देखा जाता है। इसमें मैं बता रहा था इनकम एंड अदर गोल्स में हम इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स में अगर हम देखिए, अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास खूब ज्यादा पैसे हैं, लेकिन हम बीमार हैं, हमारे पास पैसे हैं लेकिन उसे यूज करने के लिए हमारे घर में मेंबर्स नहीं है, हमारे पास इनकम है लेकिन हमें उसे यूज करने का तरीका पता नहीं है, हम भिखारी के जैसा रहते हैं, वो इनकम से क्या फायदा हुआ? हमारे अगर एग्जाम्पल लें, अगर हमें कई लाख रुपए सैलरी दी जाए और हमें ऐसे जगह भेज दिया जाए जहां हमारे परिवार को सेफ्टी न मिले, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो, हमें आतंकवादियों से डर हो, हमें जंगली जानवरों से डर हो, तमाम तरह की समस्याएं हो, जहां पॉल्यूशन हो, जहां पर डर हो मन में, जहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था ना हो, तो वो इनकम से क्या मतलब है? वो इनकम लेकर हम क्या करेंगे जो हमें अदर गोल्स को नहीं प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ अदर गोल्स, मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करूंगा आप लोगों के सामने, रिवाइज कर रहा हूं कि ये अदर गोल्स में हमारे इनकम के साथ साथ दूसरे गोल्स भी हैं, इसमें सारी चीजें आती हैं, सेफ्टी आता है, सिक्योरिटी आता है, अच्छा हेल्थ आता है। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास समाज नहीं है, किसी के साथ हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, उन पैसों का क्या मतलब? हमारे पास पैसे रख के सड़ रहे हो, हमें जीवन जीने का तरीका पता नहीं है, उन पैसों से क्या मतलब? तो अदर गोल्स में वो सारी चीजें आती हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक होती हैं, जिससे सिर्फ पैसा नहीं खर्च सकता। हमारे पास फ्रेंड्स ना हो तो हम किसी के साथ बैठेंगे, किसी के साथ बात करेंगे, किसी के साथ अपनी समस्याएं शेयर करेंगे? हम तो घुट घुट के जी रहे हैं। तो वहां पर हम इनकम के माध्यम से सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, यानी इनकम ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इनकम हो और हम बिस्तर पर पड़े हैं, हम पैरालाइज हो गए हैं, हमें कोरोना हो गया है, हमने उस बीमारी को नहीं रोक पाए, हम एक्सीडेंट को नहीं रोक पाए, पैसा होते हुए भी हम हॉस्पिटल में हैं, हमें एक्सीडेंट हो गया तो हम कौन सा एक्सीडेंट को रोक दिए? मैंने कोई भी व्यक्ति पैसे का यूज करके किसी एक्सीडेंट को, किसी खराब वातावरण को या पर्यावरण को या बीमारी को आने से नहीं रोक सकता। आज जो माहौल है देश का, पूरे वर्ल्ड का, बड़े बड़े अमीर देशों में भी कोरोना वायरस इस तरह फैल रहा है, तो क्या अमेरिका को देखा जाए, अमेरिका के पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत से वेपन्स है, एमुनिशंस है, बहुत से पावर है, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है। इसके बावजूद भी वहां लाखों लोग मर रहे हैं और मरने वाले हैं। तो क्या इनकम वहां पर काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इनकम के माध्यम से इन सारी चीजों को नहीं पा सकते। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, हम बीमारी से फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। वो सारी चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं, सिर्फ पैसे हमारे लिए सब कुछ नहीं होता। तो डेवलपमेंट के लिए पैसे के अलावा जो नॉन मटेरियलिस्ट चीज है, जो पैसा नहीं खरीद सकता है, वो सब हमारे लिए जरूरी है। फिर मैं बात कर रहा था नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, मुझे कुछ याद आ गया, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। तो नेशनल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि एजुकेशन अच्छा हो, सोशल वेलफेयर हो, वाटर, ट्रांसपोर्ट, रोड्स अच्छे हों, और उसके बाद से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा हो, इंडस्ट्री ज्यादा मात्रा में हो, तो वो होता है देश का डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, जहां पर हम हर मामले में अच्छे हों, हमें किसी तरह से कोई शिकवा शिकायत देश से न हो। दूसरा जो टॉपिक है वह है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। एक अच्छा टॉपिक है ये, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब देखिए, अलग अलग कंट्रीज और अपने, पहले हम स्टेट के बारे में बात करेंगे। अपने देश में कई स्टेट हैं, तो कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो अमीर स्टेट हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो गरीब है। तो जो अमीर स्टेट हैं, आखिर कुछ ना कुछ उसके पास होगा, उन स्टेट के पास कुछ होगा जिसकी वजह से वो अमीर हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो गरीब हैं और जिसे लेबर ग्रेड का स्टेट कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों उस राज्य के लोगों के पास डेवलपमेंट कम है और जो दूसरे राज्य हैं जहां पर ज्यादा पैसे लोग कमाते हैं वहां पर डेवलपमेंट अच्छा है? ऐसा क्यों होता है? तो और ऐसे हम कंट्रीज के ऊपर देख सकते हैं, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, देश छोटा है इसके बावजूद भी वो डेवलप्ड है। देश बहुत कुछ ऐसे देश हैं जो बड़े हैं
उसके बावजूद भी वो अंडर डेवलप है, यानी डेवलपिंग है, वो अब तक विकसित नहीं हुए हैं, और छोटा सा देश होने के बावजूद भी एक देश विकसित है। ऐसी क्या चीजें हैं कि एक देश डेवलप्ड है वहीं पर और दूसरा देश डेवलपिंग है, वो उसे अभी डेवलप होने में कई साल लगने वाले हैं, भविष्य निकलने वाला है, तब जाके वो डेवलप होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता। तो अगर हम इसमें कंपेरिजन करते हैं तो निश्चित रूप से हम देखेंगे, अभी हमने जैसे बताया आप लोगों को कि जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं हो नेशनल डेवलपमेंट में, एजुकेशन, वाटर, ट्रांसपोर्ट, रोड, इंडस्ट्री ज्यादा मात्रा में हो, तो निश्चित है कि वो देश अमीर होगा। जिस देश में ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह होंगी, जिस देश में एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो रहा हो, देश के गवर्नमेंट का पूरा ध्यान उस देश के लोगों पर हो, उस देश के लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ हो, तो निश्चित है कि वो देश डेवलप्ड होगा। और जिस देश के पास ये सारी कमी होगी वो देश डेवलपिंग होगा। अब कंपैरिजन की बात आ रही है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने एक रेशियो निकाला है, एक अनुमान निकाला है कि जिन देशों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति की आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम डॉलर के अनुसार 12,236 पर एनम हो, यानी एक व्यक्ति की आमदनी एक साल में 12,236 डॉलर हो, यानी कि लगभग 4,53,000 सालाना हो, यानी महीने की आमदनी 40 से 45,000 रुपए एक व्यक्ति की हो, तो वो देश डेवलप्ड होता है। आपको फिर से बता दें, एक देश में जिन देशों में पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की आय 4,53,000 रुपए पर एनम हो, एक व्यक्ति की आय यानी कि 45,000 रुपए कम से कम एक व्यक्ति की आय एक फैमिली में हो, तो वो होता है डेवलप्ड कंट्री। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों की आमदनी मंथली 45,000 होनी चाहिए, यानी 2 लाख से ऊपर, लगभग 2 लाख रुपए होनी चाहिए उस घर की आमदनी, तब वो डेवलप कंट्री होगा। यानी तब उसके पास सारी चीजें खरीदने के लिए पावर होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो सारा सामान खरीद सकता है। और गरीब देश, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिन देशों में 1,005 डॉलर पर एनम हो उसे लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है। यानी जिन देशों में कम से कम माने बिल्कुल कम, यानी 1,005 डॉलर ही पर एनम पर ईयर आमदनी हो एक व्यक्ति का, तो वो लो इनकम कंट्री होता है, बिल्कुल गरीब देश होता है वो। इंडिया जो है अपना, अब इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो अपने लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि न ही ये रिच वाले में आता है और न ही गरीब वाले में आता है, ये मीडियम में आता है। मीडियम मतलब इसकी आमदनी जो है वो है 1,840 डॉलर पर ईयर पर एनम, 1,840 डॉलर पर एनम पर कैपिटा इनकम है, इसलिए वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। यानी ये बीच वाला देश हो गया, नहीं ज्यादा अमीर है और नहीं ज्यादा गरीब है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो धीरे धीरे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखना है कि कब तक देश अपना डेवलप होता है। अब इसमें पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम होता क्या है, इसमें एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। यानी टोटल इनकम में जब हम टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। टोटल इनकम यानी देश का जितना इनकम है, पूरे देश का इनकम में जब हम देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम निकल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 10th का है तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अध्ययन करेंगे, बुक के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के लिए अच्छे होंगे। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसे आप लोग करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या हमारे सिर्फ इनकम ही सब कुछ है या उसके साथ और भी कुछ चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकम के साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी, समाज में इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक होती हैं, तब जाके हम डेवलप होते हैं। अब
जो अदर क्राइटेरिया है, अदर क्राइटेरिया में मैंने पहले बता दिया आपको। और जो दूसरी बात यह है कि इसमें कुछ तुलना किया गया है, तीन राज्यों के बीच में तुलना किया गया है। वो राज्य क्या है? हरियाणा, बिहार और जो तीसरा है वो केरला, यानी 3 राज्यों में तुलना किया गया। अब जरा देखें हम इन 3 राज्यों में अंतर क्या है। हरियाणा को देखें, हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो दोनों राज्यों की तुलना में, यानी केरला और बिहार दोनों की तुलना में ज्यादा है। समझ में आ गया होगा? यानी हरियाणा के जो लोग हैं वो केरला और बिहार की तुलना में ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन जब बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जी हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता क्या है पहले इसके बारे में बता दें। यानी 1000 बच्चों पर जब बच्चों का जन्म होता है, उन जन्म से लेकर 1 साल के भीतर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु के मरने का समय। जन्म से लेकर 1 साल के भीतर मरने वाले बच्चे पर 1000 पर कितने बच्चे मर जाते हैं, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी अब देखिए केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हरियाणा की तुलना में कम है। जहां एक तरफ हरियाणा में 36 बेबी मरे थे 1 साल में, वहीं पर केरला में मात्र 12 बच्चे मरे थे। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? यानी कि केरला में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था या जो भी व्यवस्थाएं हैं माओ के लिए, बच्चों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में आगे है। भले ही वो आमदनी के मामले में आगे न हो, आमदनी के मामले में हरियाणा आगे है, पर कैपिटा में इनकम के मामले में हरियाणा आगे है, लेकिन केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में अच्छा है क्योंकि वहां पर कम शिशु मरते हैं तुलना में हरियाणा और बिहार के। अब बात करेंगे शिक्षा की। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। 14 और 15 में 2014 और 15 का तुलना बुक में दिया हुआ है, उसमें स्कूल, बिहार में स्कूल जाने वालों बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम थी तुलना में केरला या दूसरे स्टेट के। ऐसा क्यों होता है? यानी वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, वहां पर विद्यालय की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, अन्य दूसरे राज्यों की तुलना करें, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर शिक्षा दर ज्यादा अच्छा है। अब देखें केरला की बात, वहां साक्षरता जो दर है, लिटरेसी रेट है, वो ज्यादा है तुलना में दूसरे राज्यों के। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिहार से तुलना किया जा रहा है, बिहार में स्कूलिंग शिक्षा कम है, लेकिन वहीं पर केरला में ज्यादा है, हरियाणा में ज्यादा है, तो ये तुलना हो गया। आखिर क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं होती है, जिसकी वजह से स्कूलिंग शिक्षा किसी राज्य में ज्यादा है, किसी में कम है, कहीं पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं बच्चों के लिए, माओ के लिए ज्यादा व्यवस्था है तो कहीं पर कम व्यवस्था है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है, कहीं शिक्षा ज्यादा है, कहीं शिक्षा कम है। ये सारी बातें हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती हैं। यानी हम हर क्षेत्र में अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो हमारे घर में होने वाले बच्चे भी सुरक्षित रहें। जो माएँ गर्भवती हैं, जिन्हें 9 महीने बच्चे को पालना होता है, वो सुरक्षित रहें और वो सही बच्चे को जन्म दे, तो वो होता है डेवलपमेंट, जहां पर एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि पब्लिक फैसिलिटी, जो दूसरा हेडिंग है वो पब्लिक फैसिलिटी है। फैसिलिटी यानी पब्लिक फैसिलिटी में एक जो मेन टॉपिक दिया हुआ है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी वो पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, पॉकेट में रखा हुआ पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता जिसे हमें अच्छा तरह से जीने के लिए जरूरत होता है। अगर हमें अच्छा जीना है तो सिर्फ पैसे ही हमें हर चीज नहीं दे सकता है, उसके लिए हमें और भी कुछ चीजें चाहिए, लेकिन उससे पैसा हमें नहीं खरीद सकता है। मैंने पहले बता दिया आपको कि पैसों से हम बाहर की चीजें खरीद सकते हैं, जो सुख शांति है वो नहीं खरीद सकते। अगर हमें संतोष चाहिए, संतुष्टि चाहिए, अगर हमें सुख चाहिए तो हमारे पास सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। हमें अच्छी दोस्ती पैसों से नहीं मिल सकती, अच्छा परिवार पैसों से नहीं मिल सकता, परिवार में प्यार
पैसों से नहीं मिल सकता, अच्छा स्वास्थ्य पैसों से नहीं मिल सकता, बीमारी से मुक्त एनवायरनमेंट हमें पैसों से नहीं मिल सकता, एक्सीडेंट फ्री जोन हमें पैसों से नहीं मिल सकता। पैसे हैं हमारे पास लेकिन हम बिस्तर पर पड़े हैं, हम पैरालाइज्ड हैं, हमें कोरोना हुआ है, तमाम तरह की बीमारी हुई है, तो वो पैसे हमें नहीं दे सकते हैं। ये चीज होता है हमारे। और सारी चीजें हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का वो रूप जो इंसानों के ऊपर निर्भर करता है, जो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यानी हमें रिसोर्सेस को बचाना होता है। या डेवलपमेंट से मतलब क्या हो गया, हम कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम बचाकर नहीं रख सकते हैं, तो उसे करना क्या होता है, उसे डेवलपमेंट के लिए, डेवलप करने के लिए उसे बचा कर रखना होता है। यानी हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेस हैं, उसका उपयोग हमें करना है, लेकिन हमें उस मात्रा में करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। यानी एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हमें आने वाले कल के लिए उस रिसोर्स को रखना होगा, उन चीज़ों को रखना होगा जो आज हमारी आवश्यकता पूरी कर रही है, जो आने वाले पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी कर सके, जो हमें भविष्य में यूज कर सके। वो होता है सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसके ऊपर मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आप करना है, और इसे आप पूरा पढ़ेंगे, पूरे लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।